नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्राइम आइडियो की इस नई वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्राइम कहानी सपनों की नगरी मुंबई से है, जहां एक लड़की का बड़ी ही बेरहमी से बीच सड़क पर कत्ल कर दिया जाता है। हत्यारे पुलिस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। और आखिरकार मुंबई पुलिस इस केस के एक एक कड़ी को कैसे जोड़ती है और मुजरिम तक कैसे पहुंचती है, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई के ग्रांट रोड से कुछ दूरी पर एक भारत नगर परिसर नाम की सोसाइटी है, जिसमें 67 वर्षीय राजेंद्र व्यास, उनकी पत्नी सुरेखा व्यास और इसके अलावा उनकी 2 बेटियां कीर्ति और शेफाली एक साथ रहते थे। यानी कि उनके परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग रहते थे। राजेंद्र व्यास मुंबई के एक मिल में काम करते थे, लेकिन मिल बंद हो जाने की वजह से उनका झुकाव शेयर मार्केट की तरफ हो गया। व्यास परिवार काफ़ी सुखी और काफ़ी संपन्न था। सोसाइटी के लोगों में भी उनकी काफ़ी इज्जत और काफ़ी सम्मान था। राजेंद्र व्यास का कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्हें इसका कोई गम नहीं था। वे अपने दोनों बेटियों को बिल्कुल बेटों जैसा प्यार और दुलार करते थे, और उन्होंने उनकी परवरिश भी बिल्कुल बेटों जैसे ही की थी। और यही कारण था कि दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। जहां बड़ी बेटी कीर्ति MBA और LLB करने के बाद एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी, वहीं छोटी बेटी शेफाली भी मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। लेकिन एक दिन उनके परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया। 16 मार्च 2018 की बात है। राजेंद्र व्यास की बड़ी बेटी कीर्ति प्रतिदिन की तरह उस दिन भी सुबह 9 बजे ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते समय वह थोड़ा परेशान लग रही थी, लेकिन माँ ने उससे पूछा तो वह मुस्कुराकर बात टाल दी, और इस पर उसकी माँ ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब दोपहर के 12 बज रहे थे। कीर्ति की माँ यानी सुरेखा ने घर पर लगी वाईफाई का पासवर्ड जानने के लिए कीर्ति को फ़ोन किया, लेकिन कीर्ति ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि उसका नंबर कभी स्विच ऑफ बता रहा था तो कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। लेकिन फिर भी सुरेखा ने कीर्ति के नंबर पर और कई बार कॉल ट्राई किया, लेकिन अब भी नंबर या तो स्विच ऑफ बता रहा था या नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। और कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब कीर्ति का फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है उसने अपना फ़ोन बंद कर रखा हो, क्योंकि कीर्ति कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर है और ऊपर से मार्च का महीना है, जो कंपनी के सालाना क्लोजिंग का होता है। हो सकता है कि वह किसी मीटिंग वगैरह में व्यस्त होगी और उसे कोई डिस्टर्ब न करे, इस वजह से उसने अपना फ़ोन बंद रखा होगा। उन्होंने सोचा कि जब वह मीटिंग के बाद फ़ोन देखेगी तो खुद मुझे कॉल करेगी। जिसके बाद सुरेखा अपनी बेटी के कॉल का इंतज़ार करती रहीं, और 12 से 1 हो गया और 1 से 2 पूरा दिन बीत गया। न तो कीर्ति का कोई कॉल आई और न ही उसका कोई मैसेज आया। कीर्ति का पूरा परिवार तब और ज़्यादा परेशान हो गया जब छोटी बेटी शेफाली अपनी ऑफिस से घर लौटी, जबकि कीर्ति का कोई अता पता ही नहीं था। और इसमें चिंता करने वाली बात इसलिए थी क्योंकि दोनों के ऑफिस जाने और आने का समय लगभग सेम था। और वहीं कीर्ति प्रतिदिन ऑफिस से 1-2 बार घर पर फ़ोन करके घर वालों का हालचाल भी पूछ लिया करती थी। और यदि उसे घर पर लेट आना होता था तो वह उसकी जानकारी फ़ोन करके पहले से ही दे देती थी। जैसे जैसे समय और रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे परिवार वालों का दिल बैठता जा रहा था। कीर्ति के घर वालों के लिए 1-1 मिनट 1-1 घंटे जैसा लगने लगा था। काफ़ी समय निकल जाने के बाद भी जब कीर्ति घर नहीं पहुंची और न ही उसका कोई फ़ोन आया, तब घर वालों की सब्र का बांध टूट गया और घर वालों ने कीर्ति की कंपनी में फ़ोन किया और कीर्ति के बारे में पूछा। लेकिन कंपनी से जो उन्हें जवाब मिला, उसे सुनकर पूरे घर में कोहराम मच गया, क्योंकि उनका जवाब ही कुछ ऐसा था। कंपनी से पता चला कि कीर्ति तो आज ऑफिस आई ही नहीं थी, और हमने खुद उनके पास फ़ोन किया था, लेकिन उनका मोबाइल बंद बता रहा था। परिवार वालों के अलावा जिसने भी कीर्ति के ऑफिस ना पहुंचने की बात सुनी, वे सभी दंग रह गए। घर वालों के अलावा जान पहचान वाले भी कीर्ति की तलाश में लग गए। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां उस रात कीर्ति के बारे में न पूछा गया हो। कीर्ति के साथ काम करने वाले कलीग्स भी घर वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। सभी यह सोचकर परेशान थे कि कीर्ति सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी के लिए निकली थी तो अपने ऑफिस न पहुंचकर कहां चली गई। सभी का मन किसी अनहोनी को लेकर अशांत था।
कीर्ति के घर वालों के लिए 16 मार्च की वो रात कैसे बीती होगी आप खुद समझ सकते हो। 17 मार्च का सुबह हो चुका था, लेकिन सुरेखा और उनकी बेटी शिफाली के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पिता राजेंद्र व्यास की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उनके सोसाइटी वाले और नाते रिश्तेदार उन्हें धीरज देकर पुलिस के पास जाने की सलाह दे रहे थे। दोस्तों, केस में आगे बढ़ने से पहले कीर्ति के जॉब के बारे में समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसके बिना पूरी कहानी अधूरी है और मैं इसे अगर बाद में बताता तो आपको आधी अधूरी बात ही समझ में आती। दोस्तों, 28 वर्षीय कीर्ति व्यास MBA और LLB की पढ़ाई करने के बाद जब वे जॉब के लिए अप्लाई की तो उसकी योग्यता को देखकर बड़ी ही आसानी से उसकी नौकरी अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला के एक जानी मानी कंपनी बी ब्लंट में लग गई। इस कंपनी के CEO और MD दोनों फेमस एक्टर और एक्ट्रेस थी, यानी कि फरहान अख्तर और उनकी एक्स वाइफ अनुधा भवानी अख्तर। और यही वजह है कि इस कंपनी का बड़े बड़े एक्टर और बिजनेसमैन के बीच भी एक बड़ा नाम है। यहाँ हेयर कटिंग और मेकअप के लिए आने वाले को 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक देने पड़ते हैं। यही नहीं, इस कंपनी की दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई समेत कुल 50 सिटीज़ में शाखाएं हैं। यह कंपनी बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और टीवी एक्टर्स की हेयर कटिंग और ब्यूटी ड्रेसिंग का काम तो करती ही हैं, इसके अलावा टीवी और फिल्मों का फाइनेंस, यहाँ तक एक्टिंग की कोचिंग भी चलाती हैं। और इनमें कोचिंग करने वाले को सिर्फ 6 महीने के 3 से 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और यही वजह है कि कंपनी का सालाना टर्नओवर कई करोड़ों का होता है। इस कंपनी में कीर्ति व्यास लगभग 5 साल पहले आई थी। उसने अपने मेहनत और जिम्मेदारी से कंपनी की CEO और MD का दिल कुछ ही महीनों में जीत लिया था। कंपनी में उसकी जॉब फाइनेंस मैनेजर के पद पर लगी थी, लेकिन थोड़ी ही दिनों में उसे कंपनी का लीगल एडवाइजर भी बना दिया गया। कीर्ति की मेहनत से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ और कंपनी की सालाना टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कीर्ति कंपनी के काम के प्रति जिम्मेदार और पाबंद तो थी ही, साथ ही वह वहाँ के कर्मचारियों के प्रति भी काफ़ी सख्त थी। काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही उसे जरा भी पसंद नहीं थी। कंपनी की लीगल एडवाइजर और फाइनेंस मैनेजर होने के नाते वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। कंपनी के भले के लिए वह हर उस शख्स के प्रति सख्त थी जो लापरवाही करता था। वह यह नहीं देखती थी कि कोई सीनियर है या फिर जूनियर। दोस्तों, कीर्ति व्यास को गायब हुए अब तक 24 घंटों से अधिक हो चुके थे, लेकिन घर वालों को अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। घर वालों के सामने अब सिर्फ पुलिस के पास जाने का ही रास्ता बचा था। लाचार और मजबूर होकर कीर्ति के पिता अपने नाते रिश्तेदारों और कंपनी के कुछ लोगों के साथ थाना DB मार्ग पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने वहां के थाना प्रभारी से मिलकर उन्हें सारी बात बताई और बोले कि सर जल्दी कुछ कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। थाना प्रभारी राजेंद्र व्यास से सारी जानकारी लेने के बाद कीर्ति के अपहरण का मामला दर्ज करते हैं। चूँकि यह मामला एक हाई प्रोफाइल कंपनी के अधिकारी से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी किसी भी तरह की जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों और पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी अपने सीनियर के निर्देश पर मामले की जांच शुरू करते हैं। मुंबई पुलिस कीर्ति के घर से लेकर उसके ऑफिस तक सारे CCTV कैमरों की फुटेज और कीर्ति के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। इसके अलावा उस कंपनी के सारे कर्मचारियों को थाने बुलाती है और उनसे बयान लेती है, लेकिन इतने मेहनत का कुछ भी नतीजा नहीं निकला। पुलिस मामले को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही उलझता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे सीनियर्स का दबाव भी थाना प्रभारी पर बढ़ता जा रहा था। पुलिस अपने तरीके से केस की तो जांच कर ही रही थी, लेकिन कीर्ति के घर वाले भी उसकी तलाश में गलियों और सड़क चौराहे पर पोस्टर लेकर भटक रहे थे। कीर्ति के कई हजार पोस्टर मुंबई के गली मोहल्ले, रेलवे स्टेशन, अस्पताल समेत वहां के वाहनों पर चिपकाए जा रहे थे। यहां तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा लिया गया। बी ब्लंट के CEO और बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने अपने ट्विटर पर कीर्ति के मिसिंग होने की एक ट्वीट भी की और लोगों से अपील किया कि इन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आशा की किरण कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सूरज हर दिन निकलता था, रात हर रोज होती थी, मगर कीर्ति के परिवार वालों का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
जैसे जैसे कीर्ति व्यास के केस का समय निकल रहा था, वैसे वैसे परिवार वालों का भी सब्र टूटता जा रहा था। और ऐसे करते करते मार्च से अप्रैल आ गया और इस केस को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था। और व्यास परिवार के धैर्य का बांध आखिरकार टूट गया और उनका भरोसा स्थानीय पुलिस से भी उठ गया, जिसके बाद राजेंद्र व्यास और उनके साथ के और लोग पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पडसलगिरी से मिलकर मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने का अनुरोध किए। कमिश्नर दत्तात्रेय इस मामले पर पहले से ही नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने मामले को गंभीरता को देखते हुए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संजय सक्सेना और क्राइम ब्रांच के डीसीपी दिलीप सावंत को मामले की जिम्मेदारी सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने मामले को गहनता से जांच शुरू की। अब तक इस केस के संबंध में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर काफ़ी पोस्ट हो चुके थे और यह खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल चुकी थी और पुलिस की जांच पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे। और यह हाई प्रोफाइल केस एक तरह से क्राइम ब्रांच की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। खैर, क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच शुरू की। उन्होंने अपनी जांच की शुरुआत उन्हीं सूत्रों से की जिन पर स्थानीय पुलिस कर चुकी थी। उन्होंने कीर्ति के घर वालों का बयान और कीर्ति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स का बारीकी से अध्ययन किया तो जांच में कुछ खामियां नजर आ रही थी। कीर्ति के घर वालों के बयान के अनुसार कीर्ति 9:15 बजे विरार लोकल ट्रेन से ग्रांट रोड टू अंधेरी जाया करती थी, लेकिन घटना वाली सुबह उसे लेने के लिए एक ब्राउन कलर की XUV फोर्ड इको स्पोर्ट कार आई थी। और पुलिस ने जब इसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि यह कार कीर्ति की कंपनी के मैनेजर खुशी सेजवानी की थी। फिर क्या मुंबई पुलिस बी ब्लंट के ऑफिस में पहुंच जाती है और इस कार के बारे में पूछा जाता है। खुशी सेजवानी बोलती है कि मैं उस दिन सिद्धेश के साथ ग्रांट रोड पर अपने एक व्यक्तिगत काम के लिए आई थी। दोस्तों, सिद्धेश तम्हाड़कर भी उसी कंपनी में काम करता था। खुशी ने बताया कि उन्होंने कीर्ति को यह सोचकर अपने साथ ले लिया कि वह भी उनके साथ ऑफिस चली जाएगी और उसके साथ रहने से रास्ते का टाइम भी पास हो जाएगा। जिसके बाद कीर्ति आगे वाली सीट पर बैठती है और सिद्धेश पीछे बैठता है और गाड़ी में खुद चला रही थी। जिसके बाद खुशी ने बताया कि वह नवजीवन सोसाइटी के पास में उतर गई क्योंकि उस दिन रोड पर काफ़ी जाम था और उसने बोला कि आप लोग चले जाओ, मैं ट्रेन से आ जाऊंगी। और फिर हम कीर्ति को वहां ड्रॉप करके ऑफिस चले आए। मुंबई पुलिस खुशी सेजवानी का बयान लेने के बाद वहां से लौट आती है और जहां से कीर्ति कार में बैठी थी वहां से लेकर नवजीवन सोसाइटी तक, यानी कि वह जहां ड्रॉप हुई थी वहां तक की एक एक CCTV कैमरे की फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि 9:15 पर कीर्ति XUV फोर्ड के अगली सीट पर बैठी दिखाई दे रही है और 9:18 पर कार नवजीवन सोसाइटी के पास से गुजरती है और अभी तीनों कार में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन 9:25 की फुटेज में जब XUV 7 रास्ता की जगह से गुजरी तो कीर्ति इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और गाड़ी में सिर्फ खुशी और सिद्धेश थे। पुलिस ने सोचा कि खुशी ने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन पर उतार दिया होगा, लेकिन मुंबई पुलिस ग्रांट रोड स्टेशन की फुटेज देखती है तो उस दिन कीर्ति स्टेशन पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। पुलिस सोचती है कि यदि कीर्ति कार से उतरी तो वह स्टेशन क्यों नहीं पहुंची। नवजीवन सोसाइटी से स्टेशन जाने वाली रास्ते के सारे CCTV फुटेज देख लिए गए, लेकिन कीर्ति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और वहीं उस दिन के CCTV फुटेज में नवजीवन सोसाइटी के पास भी कोई जाम नहीं था और ये बात हैरान कर देने वाली थी क्योंकि खुशी ने बताया था कि जाम की वजह से कीर्ति कार से उतर गई थी। पुलिस सोचती है कि 9:18 और 9:25 के बीच सिर्फ 7 मिनट के अंदर ऐसा किया हुआ होगा कि कीर्ति कार से गायब हो गई। तभी किसी पुलिस वाले के दिमाग में आया कि ये भी तो हो सकता है कि कीर्ति कार से उतरी ही न हो और खुशी सिद्धेश हमें झूठे बयान दे रहे हो और जाम वाली बात भी तो गलत हो गई है। सीनियर इस बात को ध्यान में लेते हैं और कीर्ति के फ़ोन की लास्ट लोकेशन चेक करते हैं कि उसका मोबाइल अंतिम बार कहाँ बंद हुआ था। जिसके बाद पता चलता है कि वह मोबाइल अंतिम बार वर्ली के भारत नगर में बंद हुआ था। और इसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय खुशी और सिद्धेश के भी मोबाइल की लोकेशन भारत नगर में ही पाई गई। अब पुलिस को उन दोनों पर शक होने लगा था क्योंकि उन लोगों ने बताया था कि हमने कीर्ति को नवजीवन सोसाइटी के पास ड्रॉप कर दिया था, लेकिन यदि कीर्ति नवजीवन सोसाइटी के पास उतर गई तो उसका मोबाइल भारत नगर कैसे पहुंच गया।
जिसके बाद पुलिस खुशी और सिद्धेश को थाने लाती है और उसे पूछताछ करती है और इन सारे सवालों का जवाब उनसे मांगती है। लेकिन खुशी और सिद्धेश सिर्फ इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने नवजीवन सोसाइटी के पास कीर्ति को छोड़ दिया और इसके आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। पुलिस कई बार उनसे सवाल पूछती रही लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे। पुलिस उनसे जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके खिलाफ कोई खास सबूत भी नहीं था। दोस्तों, इस केस को अब तक 50 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया था और पुलिस घूम फिर कर वहीं आकर खड़ी हो गई। क्राइम ब्रांच की पुलिस सिर्फ उन 7 मिनट के बारे में सोच रही थी कि यानी 9:18 और 9:25 के बीच ऐसा क्या हुआ होगा कि कीर्ति कार से गायब हो गई। और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के मन में कार को लेकर थोड़ा संदेह पैदा हो गया क्योंकि कीर्ति अंतिम बार उसी कार में देखी गई थी। जिसके बाद पुलिस खुशी सेजवानी की कार अपने कब्जे में ले लेती है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक जांच में उन्हें एक्सयूवी कार की सबसे पिछली सीट पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। जिसके बाद पुलिस कीर्ति के घर पहुंचती है और उसकी मां के खून की सैंपल लेती है और उसकी डीएनए गाड़ी में मिले खून के डीएनए से मैच करती है और इसे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को काफ़ी बड़ी सफलता मिलती है क्योंकि दोनों डीएनए आपस में मैच हो गई और इसका मतलब था कि गाड़ी में लगा खून कीर्ति का है और इतना सबूत काफ़ी था दोनों को अरेस्ट करने के लिए। और मुंबई पुलिस 5 मई 2018 को सुबह 8 बजे खुशी सेजवानी और सिद्धेश को गिरफ्तार करके थाने लाती है और दोनों को अलग अलग कमरे में पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में पुलिस खुशी के ऊपर सवालों का फंदा डाल देती है और उसे कीर्ति के डीएनए के बारे में भी बताया जाता है। खुशी इतना सुनने के बाद अंदर से पूरी तरह से टूट गई और उसने बताया कि सिद्धेश ने ही कीर्ति का मर्डर किया है। जिसके बाद पुलिस सिद्धेश को खुशी के बयान के बारे में बताती है और वो भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। जिसके बाद दोनों तोते की तरह पूरी कहानी बकते चले जाते हैं और इसके पीछे की जो कहानी सामने आती है वो काफ़ी बेबसी और मूर्खता से भरी हुई थी। एक तरफ 42 वर्षीय खुशी शादीशुदा थी और वो अपने 16 साल के बेटे और पति के साथ सांता क्रूज में रहती थी। वहीं दूसरी ओर 29 साल का सिद्धेश अभी अविवाहित था। चूँकि दोनों बी ब्लंट में ही काम करते थे इसलिए समय के साथ दोनों के बीच अफेयर हो गया और इसकी जानकारी कीर्ति व्यास को भी थी। लेकिन उनके मर्डर करने की वजह यह बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल कीर्ति अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। चूँकि सिद्धेश बी ब्लंट कंपनी में अकाउंटेंट था और वहाँ का हिसाब वही करता था। लेकिन जनवरी 2018 के समय सिद्धेश जीएसटी में काफ़ी गलतियाँ कर रहा था। या तो वह टाइम से काम नहीं करता या फिर कैलकुलेशन में गलतियाँ कर देता। कीर्ति का कहना था कि जीएसटी लगे इतने दिन हो गए, तुम इतनी सारी गलतियाँ कैसे कर सकती हो? तुम्हारी इन गलतियों की वजह से कंपनी के फाइनेंस पर बुरा असर पड़ रहा है। और फिर फरवरी 2018 में कीर्ति सिद्धेश को 1 महीने का नोटिस देती है और बोलती है कि यदि तुमने 16 मार्च तक अपनी गलतियों को बंद नहीं किया तो यहाँ से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। सिद्धेश को यह नोटिस मिलने के बाद वह खुशी सेजवानी के पास जाता है और सारी बात बताता है। खुशी कीर्ति को समझाती है कि धीरे धीरे सीख जाएगा, इसे कंपनी से मत निकालो। लेकिन कीर्ति अपने बातों और अपनी जिम्मेदारी पर डटी रही और उसने बोला कि 1-2 बार की छोटी मोटी गलतियों की कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा इतनी बड़ी गलती को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। कीर्ति के इस जवाब के बाद भी खुशी और सिद्धेश ने कई बार नोटिस वापस लेने के लिए बोला, लेकिन कीर्ति अपने जुबान की पक्की थी और फिर क्या, दोनों ने कीर्ति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया। और प्लान के अनुसार दोनों 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति व्यास के घर के बाहर एक जूबी लेकर पहुंच जाते हैं। चूँकि कीर्ति दोनों की कलीग्स थी इसलिए उन्हें पता था कि वह ऑफिस के लिए कब निकलती है। कीर्ति के बाहर निकलने के बाद वे उसे बोलते हैं कि तुम भी कार में बैठ जाओ, हम भी ऑफिस ही जा रहे हैं। लेकिन कीर्ति व्यास मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। जिसके बाद खुशी और सिद्धेश कई बार उसे कार में बैठने के लिए आग्रह करते हैं। उनके द्वारा इतने ज़्यादा बार पूछे जाने से कीर्ति भी किसी तरह मान जाती है और वो बोलती है कि आप लोग मुझे नवजीवन सोसाइटी के पास छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ से ट्रेन पकड़कर ऑफिस चली जाऊँगी। और इस प्रकार 9:15 पर कीर्ति एक जूबी के आगे वाली सीट पर बैठती है और सिद्धेश कीर्ति के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और गाड़ी को खुशी खुद चला रही थी। कुछ ही मिनट के अंदर कार 9:18 पर नवजीवन सोसाइटी के पास पहुंच जाती है, जहां पर कीर्ति को उतरना था।
नवजीवन सोसाइटी पहुंचने से पहले सिद्धेश और खुशी ने कई बार रास्ते में कीर्ति को नोटिस वापस करने के लिए बोला और सिद्धेश कहता है कि मुझे एक और मौका दे दो, आगे से मैं गलती नहीं करूँगा। लेकिन कीर्ति कहाँ सुनने वाली थी, उसने साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद गुस्साए सिद्धेश ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और कीर्ति का जोर से गला दबाना शुरू कर दिया। कीर्ति उस कार में तड़प रही थी, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कीर्ति वैसे ही दुबली पतली थी, वह थोड़े ही पल में तड़पना बंद कर दी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। जिसके बाद सिद्धेश कीर्ति की लाश को आगे वाली सीट से खींचकर गाड़ी के बैक साइड में ढकेल दिया और कीर्ति को आगे से पीछे ढकेलने में उसके शरीर पर थोड़ी खरोच आ गई और उससे खून के कुछ बूंदे बैक साइड के कुछ हिस्सों में लग गई। सिद्धेश ने यह सारा काम नवजीवन सोसाइटी और 7 रास्ता वाली जगह के बीच सिर्फ 7 मिनट के अंतराल में किया। जिसके बाद वह कीर्ति के बैग की तलाशी करता है और उसमें से उसका मोबाइल नंबर निकालकर बरली के आसपास स्विच ऑफ कर देता है। जिसके बाद वे कीर्ति की लाश को कार में अच्छे से छुपाकर सिद्धेश के आवास पर पहुंचते हैं और कार को उस शौक के साथ वहीं पार्क कर देते हैं और वे दोनों वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद दोनों रोज की तरह नॉर्मली काम करते हैं और लगभग 7:45 के आसपास ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और वे दोनों सिद्धेश के घर पहुंचते हैं जहां कार को पार्क की गई थी। जिसके बाद खुशी और सिद्धेश उसी रात कार को लेकर 100 ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। चूँकि सिद्धेश उसी इलाके में पला बड़ा था, इसलिए उसे वहाँ के हर एक जगह के बारे में जानकारी थी। उस समय रात के करीब 9 बज चुके थे और उनकी कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। रास्ते में सोचते सोचते सिद्धेश को वडाला क्रीक के बारे में याद आया, जो एक छोटी नदी या कहीं नाला है। चूँकि वह जंगली इलाका था और रात भी काफ़ी हो गई थी और लोगों का आना जाना भी उधर कम हो गया था और इसी चीज़ का दोनों ने फ़ायदा उठाया और कीर्ति के शव को उसी रात वडाला क्रीक में फेंक दिया और वे वापस वहां से दोनों अपने घर लौट गए। जिसके बाद वे भी परिवार वालों के साथ कीर्ति को ढूंढने का नाटक करने लगते हैं। खुशी और सिद्धेश का बयान लेने के बाद पुलिस एक एक सबूत को इकट्ठा करती है और 22 जुलाई 2020 को 962 पन्नों की चार्जशीट मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन इस केस का ट्रायल बीच में ही रोक दिया जाता है क्योंकि उस बीच कोरोना भारत में अपने पीक पर था। लेकिन कुछ टाइम बाद खुशी बेल पर बाहर भी आ गई क्योंकि उसका कहना था कि उसने सिद्धेश द्वारा धमकाए जाने पर उसका साथ दिया था और इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। वहीं दूसरी ओर कीर्ति की लाश मुंबई पुलिस वडाला क्रीक से 10 किलोमीटर दूर तक पूरे 1 साल खोजती रही। मछुआरों का सहारा लिया गया, ड्रोन की मदद ली गई, यहाँ तक मुंबई पुलिस कीर्ति जैसी एक पुतली उसी वडाला क्रीक में फेंकी ताकि कीर्ति की लाश कहाँ गई होगी कुछ पता चल सके। मुंबई पुलिस सारे पैतरे आजमा ली, लेकिन ना तो कीर्ति की कोई लाश मिली और ना ही उसकी कोई हड्डियाँ। खैर दोस्तों, ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। खुशी सेजवानी बेल पर बाहर है, जबकि सिद्धेश जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद है। देखिए फैसला कब तक आता है और बेकसूर कीर्ति के कातिल को कितने सालों की सजा होती है। दोस्तों, इस केस में आपने देखा कि सिर्फ एक नोटिस की वजह से एक युवक ने इतना बड़ा अपराध कर दिया और वो न तो घर का हुआ और न घाट का। उसकी एक गलती ने उसका सारा जीवन चौपट कर दिया। वहीं दूसरी ओर व्यास परिवार का जीवन भी अपने बेटी की याद में उदासी में विलीन हो गया। खैर दोस्तों, इस केस को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा किसी और नई कहानी के साथ।